सभी को नमस्कार छात्रों। इसके पहले वीडियो में हमने देखा है लंग लकार के रूप हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिंक मैं अभी नीचे डालूंगा और फिर आपको समझ में आएगा कि उनके क्रियापदों को और वाक्यों में उपयोग किस तरह से किया जाता है। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में उपसर्ग और लंग लकार के क्रियापद कैसे बनते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि उपसर्ग 22 होते हैं, ये हमने जाना है। तो वो कौन से होते हैं? प्रपरा, अपसम, अनु, अव, निसनिर, दुसदुरवि, आनी, अध्यत्य, विसु, अभिपरि, प्रति, उप, उद, उपसर्गाः, ऐसे 22 उपसर्ग होते हैं। तो उनको हम समझने के लिए पहले क्या करेंगे, 5 भागों में यहाँ पर विभाजित किए हैं उपसर्ग। जैसे पहले अकारांत, उसमें आएगा अप, अव और प्र। इन उपसर्गों के अंत में अ है, जैसे प में अ है, व में अ है, प्र में अ है। उसके बाद दूसरा विभाग आ जाता है आकारांत उपसर्ग, परा और आ। परा के र में आ है और आ तो आ ही है स्वयं। उसके बाद इकारांत उपसर्ग तीसरा प्रकार है वी, नी, अधि और अभि। इन उपसर्गों में देखिए अंत में ई है, व में ई, न में ई, अधि में ध में ई और अभि में भ में ई है। उसके बाद उकारांत उपसर्ग अनु और सु। अनु न में उ है और स में उ है, ये तो आप समझ में आ ही रहा होगा। और हलंत उपसर्ग है, जैसे उद, यहाँ पे द हलंत है, इसका पैर मुड़ा हुआ है। निर, र का पैर मुड़ा हुआ है। दुस, दुर, ऐसे उपसर्ग है। तो इन उपसर्गों को हमने 5 भागों में इसलिए विभाजित किया है क्योंकि लंग लकार में सबसे पहले क्या आता है? अ। हम क्रियापद जैसे बनाते हैं, जैसे गमगच्छ धातु का बनाएंगे तो क्या होगा? अगच्छत। यह है प्रथम पुरुष एक वचन, इसका अर्थ होता है वह गया। ठीक है, तो सह अगच्छत, कहाँ गया? सह ग्रामम अगच्छत, वह गांव गया। इसके पहले वीडियो में हमने देखा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यदि निर उपसर्ग लगा देंगे तो क्या होगा? देखिए हलंत पहले देखिए, निर का जो र है वो है हलंत और उसमें अ मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा? उसका रूप निरगच्छत, मतलब निकल गया। निरगच्छत का अर्थ होता है निकल गया। जैसे अभी वाक्य देखिए, सूर्य पर्वतस्य पृष्ठतः निरगच्छत, सूरज जो है पर्वत के पीछे से निकला। तो यहाँ पर हमने उपसर्ग का महत्व समझ लिया है। अगच्छत का मतलब होता है गया, सह ग्रामम अगच्छत, वह गांव गया। लेकिन यहाँ पर हमने निर उपसर्ग लगाया तो यह जो अ है वो र में मिल गया तो रूप बन गया निरगच्छत, निकल गया। उसी तरह से हम उदवसत भी लिख सकते हैं। उदवसत रहा, सह पुण्यपत्तने दीर्घ कालम उदवसत, वह पुना शहर में दीर्घ काल तक रहा। यहाँ पर देखिए उद का द हलंत है और अवसत जो आएगा अ वो द में मिल जाएगा। तो जैसे निरगच्छत का रूप बना वैसे उदवसत बनेगा। तो इस तरह से हलंत में जब लंग लकार का जो अ है वो मिल जाएगा तो वो पूरा बन जाएगा। तो फिर निरगच्छत, उदगच्छत, दुसगच्छत ऐसा होगा। जो अकारांत उपसर्ग है वो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। यदि हम नीचे की ओर गया ऐसा कहना है तो अप, तो आगे अगच्छत का जो अ है उसके साथ संधि होगी और फिर रूप क्या बनेगा? अप का प में जो अ है वो वह और ये अ मिलकर क्या बनेगा? आ। तो रूप बनेगा अपागच्छत, मतलब नीचे की ओर गया। वैसे सह ग्रामम अगच्छत में मैंने बताया वह गांव गया, लेकिन अप उपसर्ग लगने के बाद अर्थ बदल गया। तो अप में जो प में अ है और अ संधि हो गई दीर्घ संधि से सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा है सवर्ण दीर्घ संधि, तो बन गया रूप अपागच्छत, नीचे की ओर गया। सह पर्वतात अपागच्छत, वह पर्वत से नीचे की ओर आ गया या फिर गया, ऐसा अर्थ इसका हो गया। अब देखिए यहाँ पर अतरत, यह लंग लकार का रूप मैंने लिखा है और यहाँ पर यदि हम अ उपसर्ग लिखते हैं तो क्या होगा? तो अव में व में अ है और अतरत का अ है तो यह मिलकर सवर्ण दीर्घ संधि के नियम से क्या होगा? आ। तो रूप बनेगा अवातरत, उतर गया। सा पर्वतात अवातरत, वाक्य बनेगा वह पर्वत से नीचे उतरी। देखिए अवातरत बन गया। वैसे अतरत का अर्थ अलग होता है।
अतरत माने तैर गई, सा जले अतरत, वह जल में तैर गई। या फिर अभी यहाँ पर अवातरत रूप बन गया, मतलब उतरी, तो अव से अर्थ बदल गया। इस तरह हम उपसर्ग और लंग लकार का महत्व इस वीडियो में समझ रहे हैं। अभी हम प्र को देखेंगे, प्र का अर्थ क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर प्र उपसर्ग है और असत क्रियापद है, तो प्र का मतलब होता है जोर से, प्र में भी अ है और यहाँ पर भी अ है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रा, प्राहसत। तो अगर वाक्य हमने ऐसा लिया, लता प्राहसत, माने लता नाम की लड़की जो है वह बहुत जोर से हंसी, ऐसा अर्थ होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जिन उपसर्गों में अ है अंत में, उसका लंग लकार का जो अ आता है उसके साथ संधि होकर के उसका क्या बन जाता है, आ। यह हमने देखा। आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहां देखिए, यहां पर आ उपसर्ग है, तो परा र में आ है और अवर्तत, अवर्तत माने था, ऐसा अर्थ होता है। सा तत्र अवर्तत, वह वहां थी। लेकिन जब परा उपसर्ग लगता है तो अर्थ बदल जाता है, परावर्तत प्रतिबिंबित हो गया, परिवर्तित हो गया, ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पर परा का र में आ और अ मिलकर के आ ही हो जाएगा, क्योंकि हमने सवर्ण दीर्घ संधि में यह पढ़ा है कि जैसे अ और अ मिलकर आ बनते हैं, वैसे ही आ और अ मिलकर भी क्या बनता है, आ ही बनता है। इसलिए रूप क्या बनेगा, परावर्तत, बदल गया, परिवर्तित हो गया। तस्य मुखम जले परावर्तत, उसका मुख पानी में प्रतिबिंबित हो चुका या फिर हो गया। इस तरह से इसका अर्थ बना, परावर्तत। कैसे बना, र का आ और अ मिलकर आ। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ और अ है, वैसे अगच्छत का अर्थ होता है गया। सह पुण्यपत्तनम अगच्छत, वह पुणे नगर की ओर गया, पुणे में गया। लेकिन यहाँ पर जो आ है और यह अ है, तो इसकी संधि बनेगी, आ ही रहेगा, तो रूप क्या बनेगा, आगच्छत। तो अर्थ होगा आया, जैसे अगच्छत गया, आगच्छत आया। तो अब वाक्य कैसा होगा, सह पुण्यपत्तनात् आगच्छत, वह पुणे शहर से आया। और पहले क्या बताया, सह पुण्यपत्तनम अगच्छत, वह पुणे में गया, पुणे शहर को गया। लेकिन सह पुण्यपत्तनात् आगच्छत, आया। इस तरह से उपसर्ग और लंग लकार में जो बदल हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। किस तरह से हमें लिखना है, संधि समझना है। यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यह इकारांत उपसर्ग जो है न में ई है और आगे अ है, तो आप देख लीजिएगा, ई के सामने यदि ई आता है तो दीर्घ बनेगा, लेकिन ई के जगह दूसरा स्वर सामने आता है, ई के सामने अ की जगह, ई की जगह कौन सा भी दूसरा स्वर आता है, तो फिर उसका क्या बनेगा, य। देखिए यह यण संधि में हम पढ़ेंगे। यण संधि मैंने स्वर संधि में एक वीडियो अपलोड किया था, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी देखिए ये ई निकल गया तो न हलंत हो गया, ई का बन गया य और ये अ इसमें मिल गया, तो फिर रूप बनेगा न्यवसत। वैसे अवसत का अर्थ होता है रहा। सह पुण्यपत्तने अवसत, वह पुणे शहर में रहा। लेकिन नि उपसर्ग लगाने के बाद कुछ काल तक रहा, कुछ बरस रहा, ऐसा अर्थ होगा। सह पुण्यपत्तने न्यवसत, वह पुणे शहर में रहता था, तो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए रहता था, ऐसा न्यवसत का अर्थ होगा। तो यह न्य कैसे बना, आपको समझ में आ गया। देखिए न में ई है, ई के सामने यदि ई स्वर आता है तो दीर्घ बनता है, लेकिन दूसरा स्वर आता है तो उसका क्या बन जाता है, य। उसी तरह यहाँ देखिए प्रति की और, तो यहाँ पर त हलंत हो जाएगा, ई का क्या बनेगा, य, क्योंकि सामने आ गया अ, फिर उसका क्या बनेगा, रूप प्रत्यवसत। तो अभी देखिए रूप प्रत्यवसत कैसे बना, यह समझ में आ गया। तो सह नगरीम प्रत्यवसत, वह शहर की ओर रहा, मतलब गांव में कुछ रहा, लेकिन नगरीम प्रति महानगरम प्रत्यवसत, तो महानगर की ओर रहा, वहां जाकर के बसा, इस ऐसा अर्थ हो गया। अब देखिए कुछ उपसर्ग मैंने कहे हैं कि उकारांत भी रहते हैं, तो यहाँ पर हमें यण संधि के नियम के हिसाब से यह पढ़ा कि उ के सामने यदि उ आ जाता है तो वह दीर्घ बनता है,
लेकिन उ के सामने यदि दूसरा स्वर आ जाता है कोई भी, तो उ को क्या बनता है, व। तो यहाँ पर रूप क्या बनेगा, अन्वभवत, या यण संधि के नियम से बन गया। तो देखिए अभवत मतलब हुआ, सह पंडितः अभवत, वह होशियार हुआ, लेकिन सह दुखम अनुभवत, अर्थ चेंज हो गया। देखिए उपसर्गों से क्या अर्थ बदलते हैं, देखिए तो सह दुखम अनुभवत, उसने दुख का अनुभव किया, माने वह दुखी हुआ, ऐसा अर्थ हो गया। कभी कभी दो उपसर्ग भी लगते हैं, जैसे अभी प्रति देखिए और फिर आ देखिए और फिर अगच्छत देखिए, तो यहाँ पर दो उपसर्ग है, प्रति है और आ है। तो यहाँ पर ई के सामने ई नहीं है, यदि होता तो दीर्घ बनता, लेकिन दूसरा स्वर है तो इसलिए इस ई को क्या बनेगा, य, फिर यह त हलंतर रहता है, तो त्य लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, त्य, और इसमें आ और मिला देंगे तो फिर क्या होगा, त्या। तो फिर इसको हम मिला देंगे, ये त्या माने प्र लेंगे, प्र और त्या, तो देखिए फिर प्रत्या, और ये आ और अ मिलकर फिर क्या बनेगा, आ ही रहेगा। प्रत्यागच्छत, की ओर आया, सह नगरीम प्रत्यागच्छत, वह नगरी की ओर वापस आया, इस तरह से अर्थ होगा। वैसे मैंने बताया अगच्छत का अर्थ तो गया होता है, और प्रत्यागच्छत खाली प्रति लेंगे तो की ओर गया ऐसा होगा, लेकिन और आ जोड़ देंगे तो प्रत्यागच्छत का मतलब होगा और वापस आया। सह नगरीम प्रत्यागच्छत मतलब वो नगरी में रहता था, फिर गया, फिर प्रत्यागच्छत वापस आया। इस तरह से दो उपसर्ग भी लगकर लंग लकार के रूप बनते हैं। अभी आपको क्या करना है, पूरे रूप बनाने हैं, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया। तो यह प्रथम पुरुष एक वचन का बन गया अन्वभवत, फिर मध्यम पुरुष एक वचन का हो गया अन्वभवः, और फिर उत्तम पुरुष एक वचन का बन गया अन्वभवम। तो अन्वभवत, अन्वभवताम द्विवचन, अन्वभवन बहुवचन, अन्वभवः का द्विवचन, अन्वभवतम, अन्वभवत मध्यम पुरुष, और अन्वभवम का द्विवचन, अन्वभवाव, अन्वभवाम। तो अर्थ मैंने पहले ही बताया, पहले वीडियो में देखिए। तो सह दुखम अनुभवत, उसने दुख का अनुभव किया, सा दुखम अनुभवत, उसने मतलब स्त्री ने, किसी दुखम अनुभवत, किसी लड़की ने, लता दुखम अनुभवत, लता ने दुख का अनुभव किया, रामः दुखम अनुभवत, राम ने दुख का अनुभव किया, ऐसा होगा। यह प्रथम पुरुष एक वचन है। दोनों होंगे तो अनुभवताम आएगा, बहुत सारे होंगे तो अनुभवन आएंगे। तो छात्राः दुखम अनुभवन यदि करेंगे तो अनेकों छात्रों ने दुख का अनुभव किया, ऐसा होगा। फिर उसके बाद त्वं दुखम अनुभवः, तुमने दुख का अनुभव किया, मतलब तुमको दुख हुआ। और द्विवचन होगा युवाम दुखम अनुभवतम और यूयम दुखम अनुभवत, तुम सभी ने दुख का अनुभव किया, मतलब तुम सब दुखी थे, यूयम दुखम अनुभवत। और फिर अहम दुखम अनुभवम, अब यहाँ पर सुख लेंगे, मेरे इसलिए मैं हूं, तो अहम सुखम अनुभवम, मैंने सुख का अनुभव किया, माने मैं सुखी हुआ। अगर हम दोनों है तो आवाम बोलेंगे, आवाम सुखम अनुभवाव, और वयम सुखम अनुभवाम, ऐसे होगा। तो इस तरह से सभी रूप आप समझ लीजिए और संस्कृत समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम ठहरते हैं, बाकी जो है अगले वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।